मगर वो जो अप्रोच है कि पहले आप अपनी वाइफ को भेजेंगे। क्वेश्चन इज तुमने टेस्ट क्यों नहीं करवाए? मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही, मैं ठीक हूँ, मैं तो ओके हूँ। वी ऑलवेज से कि इनफर्टिलिटी के केस में ना कपल को एक साथ आना है। ज़्यादा टेस्ट डेफिनेटली फीमेल के होते हैं। हाँ जी। और हस्बैंड को कह देते हैं कि अपना एक करा लो बस। लोगों की शादी होती है और साथ के साथ लोग आफ्टर सम टाइम उनको कब प्लान कर रहे हो, क्या है। देवर जी की शादी बाद में हुई थी। उनको पहले हो गया। राइट। एक ही दिन में ये सारे आंटियों ने मेरा सर खा रखा है बच्चा करने के लिए। कि आईवीएफ कुछ होता है जिससे आपका बच्चा हो जाएगा। हर महीने ट्राई करने से भी अबाउट 8 to 10% पेशेंट्स विल कंसीव। परिवार के लोग भी पहले इस लड़की का Yeah, चेकअप करा दो, yeah, ये वाली सोच के साथ आज भी लोग चलते हैं। यूरिनरी टेस्ट कर रहे हो आप, पीरियड आ रहा है, उसमें नेगेटिव आ रहा है लाइन, सो ऑल दैट गिव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। वी हैव सीन फैमिलीज गेटिंग ब्रोकन ओवर इट। देयर आर डिवोर्सेस हैपनिंग। कोई देसी नुस्खे बताए गए, हाँ, कोई बहुत। परिवार ने कहा ये खा लीजिए वो खा लीजिए। हमने सुनने में चीजें ना गौमूत्र तक भी सुनी है जी। कि बच्चा अवश्य होगा। कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी कमजोर होते हैं, ये टेस्ट ट्यूब बेबी है। डेरोगेटरी तरीके से ये कहा जाता है। बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं अब कंपेयरिंग बिटवीन आईवीएफ एंड नेचुरल बेबीज। सोशल एग फ्रीजिंग, या अपने एग्स फ्रीज कर लो। लाइक जैसे बैंक लॉकर वाला सिस्टम। सॉर्ट ऑफ 35 के बाद हम कहते हैं कि जो एग की क्वालिटी है वो थोड़ी ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है। इनफिडिलिटी की ट्रीटमेंट ले रहा है, मगर आज भी लोगों को वो एक स्टिग्मा है। एक मेरा पेशेंट था, 6-8 महीने लगे ट्रीटमेंट के, बट एटलीस्ट यू कंसीव। तो बीच में हस्बैंड ने ऐसे एक लाइन में ऐसे बोला कि हाँ वो ना हम साथ में वो दाई के पास भी गए थे, उसने बच्चेदानी सीधी करी। एंड आई फेल्ट लाइक मेरी 6 महीने की मेहनत। तो अब काफ़ी पेशेंट्स जैसे एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं, तो समटाइम्स दे डू लिसन टू अस। गाइस, हीलिंग टॉक्स के आज के पॉडकास्ट में हमने डॉक्टर जपलीन कौर से बात करी, जो पिछले 15 सालों से प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जैसे कि एम्स न्यू दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ जैसे इंस्टीट्यूट के साथ काम कर चुके हैं। हज़ारों पेशेंट्स की ज़िंदगी को बदल चुके हैं। फैमिली प्लानिंग अपने आप में एक बहुत सिंपल सी टर्म लगती है, मगर उसके साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जुड़ी हैं। आप ये समझिए कि आपकी फर्टिलिटी सिर्फ टाइम से सोने और ठीक से सोने से भी इम्प्रूव हो सकती है। उसके अलावा भी हमने बहुत सारी इन डिटेल छोटी छोटी चीज़ों को समझा है। इफ़ यू आर अ कपल तो आई थिंक आपको ये पॉडकास्ट पूरा एंड तक देखना चाहिए, और कितने छोटे से बिहेवियरल चेंजेस भी आपकी लाइफ को और किसी और की लाइफ को बहुत अच्छा इम्पैक्ट कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू हीलिंग टॉक्स। मेरा नाम है देवाशीष वैद। हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हमारी फैमिली होती है, हमारा परिवार होता है। मगर आज के ज़माने में फैमिली प्लानिंग, एक परिवार बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज हमारे लाइफस्टाइल की वजह से और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से। उसी चीज़ को पूरी तरह ठीक से समझने के लिए टुडे ऑन द हीलिंग टॉक्स वी हैव डॉक्टर जपलीन कौर विद अस, जिनको पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस है। एम्स न्यू दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से हज़ारों पेशेंट्स की ज़िंदगी उन्होंने बदली है। आज हम उनके साथ समझेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या समस्या होती है, बिकॉज शी इज़ एन एक्सपर्ट इन दैट। आईवीएफ क्या होता है और कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। मैम, वेलकम टू हीलिंग टॉक्स। थैंक यू सो मच देवशीष, आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। थैंक यू सो मच। मैम, हम लोग इनफर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं शुरू से। सीधे शब्दों में समझाइए कि इनफर्टिलिटी आखिर होती क्या है। बेसिकली इनफर्टिलिटी मीन्स कि कपल है वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं जी। और हो नहीं पा रही है। मेडिकली वी डिफाइन इट एज 12 months of trying and still not being able to conceive। ओके। या फिर अगर एज ज़्यादा है या ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम्स हैं, देन इवन 6 months of trying पे अगर नहीं होता है, वी डिफाइन इट एज इनफर्टिलिटी। ओके। अब एक चीज़ जो शायद मैंने स्टार्टिंग में भी कही, लोग ऐसा कहते हैं कि पहले तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, अब ये प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। कितनी सच्चाई है इस चीज़ में? इसमें सच्चाई है। लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। देखो, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, प्लस द अदर थिंग्स दैट हैव चेंज्ड इज women have also become more career oriented, राइट। तो marriages are getting delayed, so all these factors are actually adding up to infertility। जब हम लोग कहते हैं कि हाँ कि 12 months ऑफ ट्राइंग की आपने बात करी, लॉट ऑफ पीपल ट्राई फॉर अ लॉन्ग, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, मच लॉन्गर टाइम, बट आइडियली आपके हिसाब से इज देयर अ राइट एज और अ राइट टाइम फॉर अ कपल टू रीच आउट टू अ डॉक्टर? देखो, लेट 20s में एंड अर्ली 30s, दैट इज़ लाइक द बेस्ट टाइम when बेस्ट फिकंडटी होती है, बेस्ट चांसेस ऑफ फर्टिलिटी होते हैं। सो इन द लेट 20s वन शुड स्टार्ट प्लानिंग, आई वुड से।
So that is the best time. The eggs are the best. The sperms would be functioning the best. So late 20s would be the right time to start thinking. Okay. And then 30 के बाद थोड़ा सा ट्रिगर हो जाना चाहिए कि अगर नहीं हो रहा है तो you should come back. And the other thing I would say कि sometimes people start worrying a little too early also. Only yesterday I had a patient कि अभी शादी को 6 महीने हुए हैं and they are already worried कि हम ट्राई कर रहे हैं and pregnancy नहीं हो रहा है. So that should not be the case. Right. Because हर महीने ट्राई करने से भी about 8 to 10% patients will conceive. So will take a year. So by 1 year of trying of regular intercourse, understanding what are the fertility periods, और सब कुछ बाकी ठीक है overall, and still you are not conceiving, then should be the right time that you should come to the doctor. Do you, not trying to put you in a spot here, but do you have a number in mind that how common is it, infertility? Yeah, the stats say it's almost about 5 to 15% Okay. in the Indian population. Okay. That's the WHO global data. Okay. So it's quite a lot. Like 1 in 5 couples are sort of struggling with having a baby when they're planning to. 1 in 5 couple. Almost, yes. ओके वन थिंग जो मैं आपसे समझ पाया हूँ दैट इज़ कि हाँ आप लेट 20s या अर्ली 30s में प्लान करो बट व्हेन इट कम्स टू सीकिंग मेडिकल हेल्प व्हाट इज़ दैट पॉइंट दैट अ कपल शुड रीड टू अ मेडिकल एक्सपर्ट Like I said, the first thing can be if everything is normal, the woman has normal periods, Right. they are not having any difficulty in having coitus, they understand what is their fertility period, and they have been trying regularly. So almost like 2 to 3 times they are meeting in a week, and then they are trying. So they can wait for up to about a year in these cases. Okay? But suppose if the age is already more than 35, suppose the periods are irregular, she already has some problem. Suppose there is a coital difficulty. Okay, so if there are obvious reasons like this, suppose they have a medical or a genetic disorder which affects the ovaries or the sperms, तो ऐसा कुछ है, तो then they have to come early. Maybe just 6 months of trying and then they should seek help from the doctor. When a lot of couples are over the years, you must have consulted a lot of people. Do you see that there is lack of awareness when it comes to it? Not particularly IVF, but in terms of how to plan a family? Yes, I would still say कि people, although awareness has increased a lot, awareness काफ़ी बढ़ भी गई है, तो sometimes they would have seen or heard from people कि अच्छा उनका नहीं हो रहा था and they went, you know. But the other more common things which worry people are like कि वो देवर जी की शादी बाद में हुई थी, उनको पहले हो गया. Right. So even if they don't have that cutoff of 6 months or 12 months, they would have ideas like this. Right. Ki the others are, so there may be something wrong with me, so I should Right. get checked. So yes, the awareness has definitely increased over the years, but still we get a lot of lags. So there is still, I would say, a need to increase Right. the awareness, क्योंकि कई बार बहुत obvious problems होती हैं and people have sort of ignored, maybe because of the stigma, because of the social thing ना कि Right. especially the male they would come very late. वो accept नहीं करते हैं अभी भी कि there may be a problem with the male partner also. Right. So those things are still there. So we need to, I think, increase awareness from that point of view also. जैसे आपने कहा ना कि आदमी जो है वो थोड़ा सा लेट आते हैं सो आई वॉज ऑल्सो रिसेंटली स्पीकिंग टू अ डॉक्टर जिन्होंने बताया कि 90s में जब उन्होंने पढ़ाई करी तब तक तो इट वॉज कंसिडर्ड एज अ विमेन इशू ओनली कि इनफर्टिलिटी जो है वो प्रॉब्लम औरतों की ही है मगर अब आज के ज़माने में भी ये समस्या देखने को मिलती है कि आदमी खुद पे बाद में डाउट करता है Yes, एंड that is true. परिवार के लोग भी पहले इस लड़की का Yeah, चेकअप करा दो yeah, ये वाली सोच के साथ आज भी लोग चलते हैं बट हाउ कॉमन इज इट इन मेन नहीं, it's almost 30%. ओके 30% लोगों में इट मे बी द मेल पार्टनर और मेल हैविंग सम माइल्ड फैक्टर जो साथ में फीमेल के साथ कोरिलेट करके इट इज़ एडिंग अप. सो 1/3 इज़ क्वाइट अ गुड नंबर. तो मेल फैक्टर्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हैं. देयर कैन बी एजोस्पर्मिया, मतलब स्पर्म्स बिल्कुल नहीं है या काउंट्स कम हैं. स्पेशली मेल्स अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, या इवन आजकल जो जिमिंग है एंड यूज़ ऑफ हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स हैं, ये भी अफेक्ट करते हैं फर्टिलिटी को. सो द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अ कपल व्हाट आई कैन इमेजिन ये हो सकता है कि अब उसको नहीं पता लग रहा है कि प्रॉब्लम इज विद मी और विद माय वाइफ तो वो कैसे इस चीज़ को समझें कि प्रॉब्लम मतलब कंसल्टेशन ही है ऑफ कोर्स सोल्यूशन Yeah. मगर वो जो अप्रोच है कि पहले आप अपनी वाइफ को भेजेंगे
नहीं तो बड़ा सिंपल होता है ऐसे जी। केस में. वी ऑलवेज से कि इनफर्टिलिटी के केस में ना कपल को एक साथ आना है. ओके. सो वी कॉल इट अ कपल काउंसलिंग, कपल सेशन. ठीक है. सो दे हैव टू कम टुगेदर. देन ज़्यादा टेस्ट डेफिनेटली फीमेल के होते हैं, क्योंकि आदमी से तो सिर्फ स्पर्म्स ही चाहिए देखा जाए तो. Right. ठीक है. इट इज़ द फीमेल जिसका एग यूज़ होना है, उसका ट्यूब यूज़ होना है, फाइनली जो एम्ब्रियो बनना है वो फीमेल ने कैरी करना है. राइट. तो ठीक है. सो व्हाट वी डू इज़ वेरी सिंपल कि सारे टेस्ट हम लिस्ट कर देते हैं फीमेल के, हाँ जी. और हस्बैंड को कह देते हैं कि अपना एक करा लो बस, सीमन Okay. एनालिसिस. तो उसको Right. भी लगता है कि ठीक है ज़्यादा तो उसी के हो रहे हैं. मेरा तो एक ही है. बट हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मेल की चाहिए होती है, वी गेट फ्रॉम दैट वन सीमन एनालिसिस ओनली. मैं जो एक चीज़ आपसे और समझना चाह रहा हूँ ना कि सोशल स्टिग्मा एक बहुत है लोगों के अंदर, चाहे वो औरत हैं चाहे वो आदमी हैं, सबका अपने अपने तरीके से है, मगर कहीं ना कहीं एक इमोशनल इम्पैक्ट है उसका. उनको डॉक्टर के पास आने में भी बहुत हिम्मत चाहिए. क्या आपने पेशेंट्स में कॉमनली ऐसी चीज़ देखी है जो उनको इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक करती है? इमोशनली डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लाइक आई सेड ना, समटाइम्स व्हेन दे स्टार्ट कंपेयरिंग ऑल्सो कि उसका हो रहा है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, मेरा क्यों Right. नहीं हो रहा. एंड बचपन से ही देखो फीमेल्स को तो ये कहा ही जाता है कि इट इज़ योर, आपका फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, यू नो, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू मेक यू फील लाइक अ गर्ल एंड अ फीमेल ना. हमारे कल्चर में तो प्यूबर्टी, जो ऑनसेट ऑफ मेंसेस को ही एज अ फर्टिलिटी मार्कर इतना सेलिब्रेट किया जाता है. तो डेफिनेटली चाहे हम कितने भी करियर ओरिएंटेड हो जाएं, सब कुछ हो जाए, अल्टीमेटली फैमिली इज़ समथिंग वी ऑल कम डाउन टू. राइट. तो नॉट बीइंग एबल टू कंसीव, और हर बार वो यूरिनरी टेस्ट कर रहे हो आप, पीरियड आ रहा है उसमें नेगेटिव आ रहा है लाइन, सो ऑल दैट गिव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस and has a very strong emotional impact, sometimes to such an extent that we have seen families getting broken over it. You know, there are divorces happening. Right. कि इनको कंसीव नहीं हो रहा, so people will, you know, look for second marriages and things. So infertility is quite a big problem. चाहे कोई ये सोचे कि इसमें फिजिकली क्या प्रॉब्लम है, आप Correct. ठीक तो हो खुद, यू आर हेल्दी, चलते फिरते हो जी, ठीक है चलते फिरते एकदम. हो, Right. बाकी सब हेल्थ ठीक है, तो इतना क्या इसके पीछे वो करना है ना. बट देन इट हैज़ अ वेरी बिग मेंटल, very big emotional, and a very very big social issue. How do you, as a doctor, deal with such a situation? What are the things that you tell your patients? Yeah, first thing we tell them that first thing they have to understand they are not alone. वो अकेले नहीं है इस जर्नी में. We are there to help them. And then we tell them that there are other people who are suffering from this. ना ऐसा नहीं है वो अकेले हैं, सिर्फ उनके साथ हो गया है. तो फिर उनको हम स्टोरीज बताते हैं कि we have treated ऐसे पेशेंट्स एंड दे हैव गुड आउटकम्स. ठीक है. एंड सबसे पहली प्रॉब्लम जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और कोई कॉज मिल जाता है, सो देन ऑल्सो बड़ा आसान हो जाता है समझाना कि अब तो हमें कॉज मिल गया है और इसका एक डेफिनेट ट्रीटमेंट है. तो उससे बड़ी हिम्मत उनको मिलती है. प्लस हमें पहली चीज़ यही कहनी पड़ती है कि हस्बैंड वाइफ को तो एटलीस्ट एक साथ रहना है, पेशेंस रखनी है, थोड़ा ट्रस्ट रखना है मेडिकल साइंस पे और डॉक्टर्स पे, एंड देन इन मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस वी आर एबल टू फाइंड सॉल्यूशंस. Now that you have mentioned the word solutions, I want to understand, हमने infertility को समझा कि क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, आदमियों में भी हो सकती है, औरत में भी हो सकती है. अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं. हाँ. एक तो स्टिग्मा उसके साथ भी है कि ये तो इनफिडिलिटी की ट्रीटमेंट ले रहा है या ले रही हैं. सो ये भी, अब मेरे को ये चीज़ सुनने में, खैर शायद हो सकता है कि दिमाग इतना अब हमारा वोक हो गया है कि हमें तो लगता है कि इसमें कुछ बुरा नहीं है, मगर आज भी लोगों को वो एक स्टिग्मा है. सो आई थिंक वहाँ हमारा रोल आता है टू ब्रेक दैट स्टिग्मा, कि ये काफ़ी नेचुरल चीज़ें हैं. मे बी बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, डिलेड मैरिज, या जिन भी चीज़ों की वजह से जो कारण है, वी कैन सॉर्ट देम आउट और फिर वो सेटल हो जाएंगे. तो कॉजेज़ के हिसाब से ही ट्रीटमेंट होगा, सॉल्यूशंस. तो पहले हमने जैसे टेस्ट कराए, अगर हस्बैंड के सीमेन में प्रॉब्लम आई है, हिस्ट्री से हम स्टार्ट करते हैं. तो पहले पूछ लेते हैं आपका स्मोकिंग है, अल्कोहल इनटेक है, या कोई ड्रग यूज़ है, या कोई टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस या एक्स्ट्रा जिमिंग है. तो उन चीज़ों को सबसे पहले कट ऑफ करना शुरू करते हैं. ठीक है. देन देर आर मेडिकल मैनेजमेंट्स, कुछ मेडिकल हार्मोन्स होते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हम मेल को भी दे सकते हैं टू इम्प्रूव द पैरामीटर्स. ठीक है. फिर हम आते हैं फीमेल पे. तो 3 मेन चीज़ें हम टेस्ट करते हैं कि एग जो बनना है बन रहा है ठीक से या नहीं बन रहा है, जो काफ़ी हद तक अल्ट्रासाउंड से या ब्लड टेस्ट में पता चल जाता है. देन जो ट्यूब्स हैं,
जहाँ पे अल्टीमेटली स्पर्म और एग ने आके मिलना है और एम्ब्रियो बनाना है, वो फंक्शन कर रही हैं कि नहीं, या जो बच्चेदानी है, जो यूट्रस है, वो इज़ इट हेल्दी इनफ कि वो कैरी कर सकता है बेबी कि नहीं। तो ऐसे हम इनिशियली टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देन जहाँ प्रॉब्लम मिलती है, सपोज एग बनने में प्रॉब्लम है, then we give ovulation induction. So there are drugs and there are injections for that. ठीक है। अगर ट्यूब्स में प्रॉब्लम है तो सर्जिकली हम मैनेज कर सकते हैं। there are laparoscopy surgeries where we can try to open those tubes. देन अगर जैसे पीरियड्स कम आ रहे हैं, बच्चेदानी में कुछ फाइब्रॉइड्स हैं या कुछ मासेस हैं, तो वी कैन ऑलवेज ट्रीट देम। एंड हस्बैंड फैक्टर की अगर प्रॉब्लम आती है, काउंट्स मान लो थोड़े बहुत कम हैं, तो देर आर प्रोसेसेस लाइक इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन विच कैन बी डन। एंड ये सारे माइल्ड फैक्टर्स अगर ओवरकम नहीं हो पा रहे हैं विद दीज ट्रीटमेंट्स, देन वी डू हैव द ऑप्शन ऑफ IVF विच इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF अपने आप में जो टर्म है उसको लेके बहुत सारे लोगों को मालूम है कि IVF कुछ होता है जिससे आपका बच्चा हो जाएगा। इसके बारे में अवेयरनेस ऐसे है कि लोगों को टीवी रेडियो से पता चलता है, इंटरनेट से पता चलता है। आप एक बार एक्सप्लेन कीजिए बहुत आसान शब्दों में कि IVF आखिर है क्या? IVF इज़ टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसमें कि हमने एग्स भी बाहर निकाल लिए, स्पर्म्स निकाल लिए, और उनको बाहर हम इतनी स्टेज तक हम उन्हें देख सकते हैं कि वो एम्ब्रियो बन गया है कि नहीं, एंड देन वी रीप्लांट इट इनटू द यूट्रस ऑफ द मतलब वूम्ब ऑफ द मदर। तो दैट्स द सिंपलेस्ट। तो इसमें अगर हम देखें ना, तो बहुत सारे प्रोसेसेस हमने बाईपास कर दिए कि हमें एक गुड स्पर्म क्वांटिटी चाहिए होती है नेचुरल कंसेप्शन के लिए, कि बहुत सारे स्पर्म्स होने चाहिए तभी वो मीट कर पाएंगे एग को। मीट करने के लिए चाहिए ट्यूब्स का फंक्शनिंग होना, है ना। तो IVF में हमने क्या किया, स्पर्म्स बाहर ले लिए, वो कम भी हैं तो भी चल जाएंगे। ट्यूब्स का काम खत्म हो गया क्योंकि हमने एग भी बाहर निकाल लिया, दोनों को हमने बाहर मिलने के लिए स्पेस दे दिया वेयर दे मीट। और हमने नॉर्मली हम देख नहीं पाएंगे ना एम्ब्रियो बन रहा है कि नहीं, वो आपस में मिल भी रहे हैं कि नहीं। दैट IVF ने हमने वहाँ की स्टेज तक भी देख लिया कि एम्ब्रियो बन रहा है, Day 3 Day 5 तक का बन रहा है। तो वो सारे प्रोसेसेस जो हम इमेजिन कर रहे थे, सोच रहे थे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो वहाँ तक कि हमने इंश्योर कर लिए। तो बस उसके बाद जो रह जाता है द अटैचमेंट, दैट इज़ द ओनली थिंग विच वी कांट रियली सी और प्रिडिक्ट। तो वही एक चैलेंज है। अब ना हो सकता है शायद मैं जो आपसे चीज़ पूछूं वो पॉलिटिकली करेक्ट ना हो, या फिर ऐसा ना हो कि मेडिकल टर्म्स में भी वो ठीक ना हो, मगर ये मिसकंसेप्शन है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। Okay. लोग कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी कमज़ोर होते हैं। हाँ, ये मिसकंसेप्शन ही है। ये मिसकंसेप्शन है। दिस इज अ मिसकंसेप्शन। जो IVF प्रेगनेंसीज होती हैं, दे आर स्लाइटली हाई रिस्क। जी। मतलब उनमें थोड़ा सा चांसेस होते हैं कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के होने के, लाइक मे बी थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या शुगर हो, विच मे बी स्लाइटली हायर दैन अ नेचुरल कंसेप्शन, बट नथिंग अनमैनेजेबल। ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं होती है उसमें। बट फाइनली जो बेबीज़ बनते हैं उनमें कोई अलग नहीं होता, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वंस द बेबी इज़ फॉर्म्ड, वो पूरी तरह नॉर्मल नेचुरली कंसीव्ड बेबी जैसा ही होगा, उसमें कोई एडिशनल इशू नहीं होता। जो थोड़े कॉम्प्लिकेशंस अदरवाइज हो सकते हैं, मे बी ट्विंस रेट इंक्रीज हो सकता है, बट नाउ डेज जो हम कर रहे हैं, हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही करते हैं मोस्टली, तो इवन दैट रेट्स आर मच लो। तो अब इसमें ये डिसीजन ऑफ गेटिंग IVF डन, इसमें बहुत हद तक रोल डॉक्टर्स का भी रहता है, बहुत हद तक रोल पेशेंट्स का भी रहता है। व्हाट इज़ द बेसिस? बिकॉज आई एम श्योर कि आप पेशेंट को समझाते हो कि ये चीज़ें होंगी, फिर पेशेंट कुछ डिसीजन लेते हैं, फिर आप कुछ डिसीजन लेते हैं, आप कुछ सजेस्ट करते हैं। हाउ डू यू कम टू दैट कंक्लूजन कि अब IVF इज द सॉल्यूशन फॉर यू? तो हम जो चीज़ फॉलो करते हैं ना, वी फॉलो एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग या इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं। तो अगेन पेशेंट के फैक्टर्स देखे, समटाइम्स 2 ऑप्शंस में बी देयर। जैसे सपोज ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, तो 2 ऑप्शंस हैं पेशेंट के पास, या तो ट्यूब्स ओपन करवाने की कोशिश कर सकते हैं, और या फिर सीधा जहाँ पर ट्यूब्स यूज़ ही नहीं हो रही हैं IVF ले सकते हैं। तो पेशेंट कंसिडरेशन में ये चीज़ें आ जाती हैं समटाइम्स, यू नो, द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, द एफिकेसी, फ़ायदा कितना होगा किससे। अब ट्यूब्स का वो चांस ले भी ले खोलने का, एनेस्थीसिया भी ले, खर्चा भी हो अपने शरीर पे, यू नो, इंजेक्शंस वो मेडिसिन भी लगें, कट भी आए और फिर भी ना खुलें, तो अल्टीमेट ऑप्शन IVF ही रहेगा। तो देन वी डू एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। तो वी एक्सप्लेन टू देम कि ये एक रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है, सो देन दे कैन चूज विच एवर सूट्स देम द बेस्ट। एक कपल के लिए उनका बेबी होना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा इमोशनल डिसीजन है, एक बहुत बड़ा सोसाइटल प्रेशर भी उसके पीछे होता है, प्लस पर्सनली भी वो इस चीज़ को चाहते हैं। उसका एक
तरीका है आईवीएफ, मगर उसके बावजूद आईवीएफ को लोग का जो देखने का नज़रिया है वो थोड़ा ख़राब है। वो लिटरली लोग उसको ऐसे देख रहे हैं कि अरे ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, विच ये डेरोगेटरी तरीके से ये कहा जाता है। इज दैट फियर दैट यू सी अमंग्स पेशेंट्स आल्सो? नॉट सो मच नाउ, ओके। आई थिंक, क्योंकि अब काफ़ी साल हो चुके हैं। मतलब 1978 में द फर्स्ट IVF बेबी केम, लुई ब्राउन, देन इवन इन इंडिया कानुप्रिया। तो अब बहुत साल हो चुके हैं, जी सो मोर देन 30-40 ईयर्स। तो अब एक्सेप्टेंस काफ़ी बेटर है। जी तो आई वुडेंट से, बट या जैसे आपने पहले भी बताया कि थोड़ा सा एक सबको रहता ही है कि ये नेचुरल नहीं है। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो जो हमें चेंज करना है। अब तो बहुत स्टडीज़ हो चुकी है विच आर सेइंग दैट द बेबीज आर एब्सोल्युटली द सेम। मतलब उनके लॉन्ग टर्म आउटकम्स भी देख लिए हैं, न्यूरो कॉग्निटिव काफ़ी स्टडीज हो फंक्शनिंग, गई हैं जी। हाँ, कि उनका स्कूल परफॉर्मेंसेज, एवरीथिंग, ग्रोथ, अच्छा, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन कंपेयर्ड। थोड़ा इसके बारे में तो डिटेल में बताइए ना कि ऐसी जो स्टडीज़ हैं। हाँ, बिल्कुल, स्टडीज़ में उनकी ग्रोथ, वेट गेन, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, देन न्यूरोकॉग्निटिव, स्कूल परफॉर्मेंसेस, स्कोलास्टिक जिसे हम कहते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं अब कंपेयरिंग बिटवीन IVF एंड नेचुरल बेबीज़। Okay. तो विच हैव क्लियरली सजेस्टेड दैट अगर हम उनको किस पीरियड ऑफ जेस्टेशन, मतलब किस टाइम पे वो डिलीवर हुए, उनको पहले से प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सारा कुछ अगर हम मैच कर दें तो देन दे आर प्रीटी मच द सेम। आईवीएफ क्या सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको नेचुरल कंसेप्शन में प्रॉब्लम है, या फिर पीपल अदरवाइज आल्सो आर चूजिंग इट इन फॉर सम रीजन? People otherwise can choose it, like if we talk about delaying conception करियर की वजह से। ओके। तो इसमें आजकल क्या फिर होता है? सोशल एग फ्रीजिंग भी है। सोशल एग फ्रीजिंग, या अब सो इसमें ये क्या है? हाँ, बिकॉज यू आस्क्ड मी कि जी IVF सिर्फ उनके लिए, सो आई एम कमिंग अप टू दैट जी। कि जैसे विमेन है, अभी पार्टनर नहीं है, शी इज़ ऑलमोस्ट नियरिंग 30, ठीक है, अभी पार्टनर नहीं है और अभी कोई प्लान भी नहीं है मे बी, ठीक है, बट 35 के बाद हम कहते हैं कि जो एग की क्वालिटी है वो थोड़ी ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है। ओके। तो कंसीव करने के चांसेस 35 के बाद थोड़े कम होने शुरू हो जाते हैं। जी। एंड प्रॉब्लम्स लाइक कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो बढ़ने लग जाते हैं 35 के बाद। सो नाउ विमेन हैव दिस ऑप्शन कि वो अपने एग्स, oocytes प्रिजर्व करा के रख लें। अच्छा। तो प्रोसेस, रेस्ट ऑफ द प्रोसेस, एग पिकअप तक विल बी सिमिलर टू दी IVF, सिर्फ स्पर्म्स अभी नहीं होंगे। स्पर्म्स जब अवेलेबल होंगे, मतलब वेन एवर शी प्लान्स, देन वी कैन डू तो बेसिकली यू कैन स्टोर इट लाइक yeah, जैसे we बैंक can लॉकर वाला सिस्टम। sort of ओके। विमेन आर आउट देयर इन ऑलमोस्ट एवरी अदर फील्ड। वो हर फील्ड में Which is good. मर्दों से आगे भी निकल रही हैं, विच इज़ ग्रेट, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। मगर जब ये जो डिसीजन है, ये कहीं ना कहीं उनको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि करियर में कॉम्प्रोमाइज़ करने की फिर ज़रूरत नहीं वो रहती। फिर उनको प्रेशर नहीं आता जी। है। तो लाइक आई सेड, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ IVF हैज़ अ रोल, अदर देन कपल्स नॉट जो नहीं कंसीव कर पा रहे नेचुरली। अब इट इज़ ऑल्सो कमिंग अप एज फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन फॉर कैंसर पेशेंट्स। ओके। जैसे पहले क्या होता था, कैंसर सुन के सिर्फ ये होता था कैसे बच जाएं बस, जी जी बट अब ट्रीटमेंट्स इतनी अच्छी हो गई हैं, इतनी बढ़िया हो गई हैं कि जो कैंसर पेशेंट्स है, ट्रीटमेंट के बाद भी उनकी अच्छी लाइफ है। दे हैव अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दे कैन एक्सपेक्ट कि हम कैंसर ट्रीटमेंट के बाद भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। सो वंस सपोज किसी का 20 ईयर्स पे कैंसर डिटेक्ट हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, अब व्हेन दे विल बिकम 25-30, वो शादी वाली एज आ रही है, सो दे कैन थिंक ऑफ मैरिज ऑल्सो, राइट। बट ड्यू टू द ट्रीटमेंट जो एग्स हैं या स्पर्म्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हो सकते हैं। अच्छा। तो इसीलिए कैंसर की ट्रीटमेंट से पहले ही हम oocytes भी प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर फीमेल्स, और मेन के केस में हम सीमेन प्रिजर्व करके रख सकते हैं बिफोर वी गिव देम द कीमोथेरेपी एंड ट्रीटमेंट्स विच विल डिस्ट्रॉय देयर फर्टिलिटी। तो दिस इज़ ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ दीज ART टेक्निक्स। ओके। उसके अलावा आई वुड से ART टेक्निक्स आपने ये बता दो। हाँ, ART इज़ अ ब्रॉड टर्म एक्चुअली, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, सो Okay. IVF इज़ वन ऑफ देम। ठीक है जी। सो IVF है, ICSI है, IUI हैं, दीज आर ऑल द प्रोसेसेस। जो ब्रॉड टर्म है वो है ART, मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। सो वी आर असिस्टिंग द पेशेंट, सो इवन अडॉप्शन विल कम इन दैट, अच्छा। एंड इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, थर्ड पार्टी सरोगेसी आ जाता है इसमें। जो मेरे को आपने एग फ्रीजिंग के बारे में बताया, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आई डोंट वांट टू मिस। सो क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं मेल फीमेल दोनों, जब कपल एक प्लान करता है, तो वो
अपने हेल्थ के ऊपर भी काम करते हैं पहले, है ना। लोग डिटॉक्स करते हैं, एंड बिल्कुल अगर कोई अल्कोहल या स्मोक करता है तो वो Yeah. कुछ समय से उसको छोड़ता है। बिल्कुल जब एग फ्रीजिंग की आप बात करते हैं या सीमन फ्रीजिंग की आप बात करते हैं, तो इस प्रोसेस में भी ऐसा ही आप लोग सजेस्ट करते हैं पहले? हर चीज़ में आई वुड रादर से जिसको इनफर्टिलिटी नहीं भी है, हम्म। हुएवर इज अभी सोचना शुरू ही किया है कि प्रेगनेंसी करना है, सो इफ दे कम टू मीट द डॉक्टर, जो पहली चीज़ है वो वी विल टेल देम दी लाइफस्टाइल चेंजेस ओनली। आधी चीज़ें उसी में ट्रीट हो जाएंगी, मतलब रादर आएंगी नहीं प्रॉब्लम्स। तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल, यू नो, बैलेंस्ड डाइट इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गुड अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब बहुत अच्छा रहता है फॉर एग एंड स्पर्म हेल्थ। देन डेफिनेटली कटिंग डाउन, nil smoking rather I would say, cutting down on the alcohol, it should be occasional only if at all, if it is required, the cutting down on the caffeine and tea as well, ठीक है, and a lot of water, hydration, sleep habits, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे जो एग्स एंड स्पर्म्स हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन, जी। जो सारा सिस्टम है बीइंग कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। तो स्ट्रेस रिडक्शन एंड स्लीप हाइजीन, गुड नाइट स्लीप, तो जो पहले कहते होते थे कि अर्ली टू राइज एंड यू नो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जी। वो एक्चुअली होल्ड्स ट्रू फॉर एवरीथिंग इंक्लूडिंग फर्टिलिटी। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि हमने बात करी कि हाउ लड़कियां जो हैं वो हर करियर में, हर चीज़ में, पहले बोलते थे हम कि कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, अब हम लोग कहते हैं कि अब वो तो आगे निकल रही हैं। मगर एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो सुनने में आती है वो ये है कि दैट विमेन आर ऑल्सो into a lot of smoking and lot of alcohol consumption these days, Yes. and lot of other habits जो infertility का cause बनती हैं। ऐसी क्या चीज़ें आपने देखी हैं और क्या ये बात सही है? ये बात सही है, एंड इसीलिए मुझे लगता है किसी को कई बार वैसे समझाना कि ये सब चीज़ें छोड़ दो मे बी डिफ़िकल्ट, बट जब बात इस पे आ जाती है कि इसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर रहे हो, तो आई थिंक इट बिकम स्लाइटली ईजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम शुरू से यही बात कर रहे हैं कि फॉर अ वुमन हैविंग अ बेबी is still very very important in spite of the career, in spite of everything. तो although we know ये सारी healthy habit तो वैसे भी होनी चाहिए, we should not be smoking around, but it definitely becomes easier to explain to them if we correlate it with this thing, even for the male partner. अगर हम उन्हें ये कह देना कि इस वजह से बेबी नहीं हो रहा है, तो they will be much more receptive कि वो फिर छोड़ देंगे अच्छा, these फॉर habits. एग्जाम्पल अगर मैं आपसे अभी बोलूँ कि कैमरा पर आपको कुछ ऐसे कपल्स देख रहे हैं या फिर कुछ ऐसे अनमैरिड इंडिविजुअल्स भी देख रहे हैं, मेल और फीमेल बोथ, जिनकी रेगुलर लाइफस्टाइल में देयर इज इनफ स्मोकिंग, देयर इज इनफ अल्कोहल कंजम्पशन, देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस, व्हाट 3 to 4 थिंग्स दैट यू विल टेल देम? No, I'll tell them this only कि देखो, पहले तो अपनी हेल्थ के लिए भी इट्स इम्पॉर्टेंट कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल शुड बी मिनिमाइज्ड एज मच एज पॉसिबल। बाकी ये इफ़ेक्ट अल्टीमेटली, अभी आप स्मोकिंग कर रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, सोच रहे हो कि मैं तो बेबी अभी 4 साल बाद प्लान करना है, बट अभी से ही जो इफ़ेक्ट्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। सो इट्स बेटर यू स्टार्ट कटिंग देम नाउ इटसेल्फ। अगेन लाइक आई सेड, sleep habits are very important, cutting down on the caffeine, tea, these again become very very important. तो चाहे प्लानिंग आप कभी भी करने वाले हो, बट अभी से ही हेल्दी डाइट एंड दीज थिंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ। आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे कपल्स ऐसे आते होंगे जिनको कोई देसी नुस्खे बताए गए, कोई परिवार ने कहा ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, ऐसी कुछ चीज़ें आपको याद हैं जिनसे आप बिल्कुल ऐसे आपने सर पकड़ लिया हो कि इनको समझाना पड़ेगा कि आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ, मतलब हमने सुनने में चीज़ें ना गौमूत्र तक भी सुनी है जी। एंड देन एक मेरा पेशेंट था कि शी हैड पॉलिसिस्टिक ओवरीज, इफ यू वुड हैव हर्ड, काफ़ी टर्म कॉमन है, PCOS विच इज़ नाउ PMOS। तो उनका एक फेलियर था, पहले कहीं ट्रीटमेंट लिया था, एक मिसकैरेज था, तो उसके बाद बहुत सारे हार्मोनल टेस्ट सब कुछ करा के वी गेव देम अ लॉट ऑफ मेडिसिन, पहले हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक करने के लिए, फिर 2-3 बार एग बनाने की दवाई दी, फिर IUI तक का प्लान था। तो देन फाइनली द पेशेंट कंसीव्ड, तो वो मेरे पास आए, तो वाइफ इज़ वेरी हैप्पी एवरीथिंग ना, तो आई सेड कि चलो 6-8 महीने लगे ट्रीटमेंट के, बट एटलीस्ट यू कंसीव्ड, सो दैट्स अ गुड थिंग। तो बीच में हस्बैंड ने ऐसे एक लाइन में ऐसे बोला कि हाँ वो ना हम साथ में वो दाई के पास भी गए थे, उसने बच्चेदानी सीधी करी थी। तो देयर आर थिंग्स लाइक दिस आल्सो इन देयर माइंड कि उसने वो चेक करके कुछ सीधा करा था जिससे प्रेगनेंसी हो गई, एंड आई फेल्ट लाइक मेरी 6 महीने की मेहनत। सो देसी नुस्खे बहुत कॉमन है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कॉमन है। अच्छा, दे अफेक्ट द लिवर,
तो बहुत बार पेशेंट यहाँ एक्स्ट्रा वेट गेन एंड थिंग्स होता है, तो वो करते हैं. आई वुड से कि अगर सी आयुर्वेद एंड एवरीथिंग वी ऑल नो इट्स वेरी गुड जी. फॉर द प्रिवेंटिव पार्ट. तो अगर आप किसी ऐसे बंदे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं जो जेन्युइनली जानता है, जी. जो ट्रेंड है, जो डिग्री ले रहा है, देन इट्स अ डिफरेंट. बट ये दाई एंड इस तरह के घरेलू नुस्खे इन चक्रों में आई वुड सजेस्ट कि नहीं पड़ना चाहिए. यू मे डू मोर हार्म. फिर हमारे लिए पहले उस हार्म को नेगेट करना, फिर नए सिरे से ट्रीटमेंट शुरू करना, इट बिकम्स डिफिकल्ट. बट ये प्रेवलेंट है एंड आई थिंक फ्रॉम इंडिया इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू टेक इट अवे. क्योंकि अभी भी हम कभी कहें ना किसी को बीपी बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, कह रहे हैं नहीं झाड़ फूक करा लेंगे जी. उससे ठीक हो जाएगा. तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है. वो थोड़ा मुश्किल है. बट आई थिंक अवेयरनेस अब पहले से काफ़ी बेटर है. सो इवन मतलब पेशेंट्स के अगर रिश्तेदार कुछ कह भी रहे होते हैं ना, तो वो हमसे पहले पूछते हैं. अच्छा. तो एटलीस्ट दे टेल अस कि वो ऐसा कह रहे हैं कि ये पिला दें या ये कर लें, तो क्या हम कर लें. तो एटलीस्ट दे कम एंड आस्क अस, तो देन वी कैन एटलीस्ट टेल देम कि नहीं, ये नहीं करना है, दिस डज नॉट हैव एनी रोल. तो अब काफ़ी पेशेंट्स जैसे एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं, तो समटाइम्स दे डू लिसन टू अस. अच्छा, ऐसा है क्या कि आईवीएफ के अलावा, आई एम श्योर जैसे आपने एआईटी का मेंशन किया था, उसमें तो खैर बहुत ही ब्रॉड टर्म है, उसमें बहुत चीज़ें आ गई, पर आईवीएफ के अलावा और क्या क्या आप लोग सजेस्ट करते हैं और क्या क्या सोल्यूशंस होते हैं? पहले जैसे मैंने कहा, जैसे एग नहीं बन रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है, ट्यूब्स ठीक है, हस्बैंड का सैंपल ठीक है, तो हम ओवुलेशन इंडक्शन जो एग बनाने की मेडिसिन दे सकते हैं. अच्छा, ठीक है. ओरल मेडिसिन बेसिकली. ओरल मेडिसिन है, इंजेक्शंस है, वो चल सकते हैं. देन इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, कि हस्बैंड का जैसे स्पर्म काउंट थोड़ा सा कम है या मूवमेंट कम है स्पर्म्स की, तो हम प्रोसेस करके जो सबसे बेस्ट स्पर्म्स हैं वो चूज करके वी पुट इट इनसाइड द मदर्स वूम्ब डायरेक्टली. अच्छा. कि उसको वो पूरा रास्ता ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, तो देयर आर मोर चांसेस कि अपनी जगह पे वो सही से पहुंच सकता तो है. ये आईवीएफ से अलग है? ये अलग है. ओके. आईवीएफ में तो क्योंकि हमने एग भी बाहर निकाल लेना जी. है, स्पर्म्स भी बाहर निकाल लेने हैं, एंड देन उसको मीट कराना है पेट्री डिश में. आईवीएफ में भी इक्सी एक ऑप्शन होता है कि अगर हमारे पास इक्सी, ओके, सो स्पर्म्स काउंट और भी कम है कि हम ये भी चांस पे नहीं छोड़ना चाहते कि स्पर्म्स आपस में एग से मीट कर पाएंगे कि नहीं, तो उसमें हम एक्चुअली एक स्पर्म पकड़ के, एक्चुअली एक एग पकड़ के उन दोनों को अंडर माइक्रोस्कोप मीट करा के एंड वी मेक द एम्ब्रियोज. आपने अभी थोड़ी देर पहले पीसीओएस का मेंशन किया, जिसको आपने कहा अब वो चेंज हो गया है, पीएमओएस हो गया. पीएमओएस हो गया. सो इट्स मेटाबॉलिक ओवेरियन एक तो आप सिंड्रोम. बस क्विकली एक लाइन में दोनों चीज़ें समझा दीजिए, वो है क्या, और दूसरा कि प्रेगनेंसी पे, इनफर्टिलिटी पे कैसे उसका इम्पैक्ट है लोगों की लाइफ में. पहले टर्म था पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. तो उसमें क्या है, पेशेंट को ना ऐसा लगता था कि सिर्फ ओवरी का प्रॉब्लम है. ओके. ओवरी में सिस्ट दिखती हैं उसमें अल्ट्रासाउंड जी. में, बट मेनली प्रॉब्लम इज हार्मोनल. ओके. जो टोटल ओवरऑल हार्मोन्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, एग ठीक से रिलीज नहीं हो रहा. हर महीने जो एक एग रिलीज होना चाहिए, बनना चाहिए, वो नहीं हो रहा है. तो छोटे एग्स जो बचे हुए रह जा रहे हैं वो दिखे जा रहे हैं. जी. ठीक है. तो अब इसलिए क्योंकि उसमें ना पेशेंट को ये समझाना मुश्किल होता था, वो उनको लगता था सिस्ट है, निकाल दो. एक जो होता है ना कि ओवरी में कुछ बन गया है, कुछ गांठ बन गई है, उसको निकाल दो. तो इसलिए उसका नेम चेंज करके अब पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम कर दिया है, जिससे ये समझ में आए कि ये मेनली एक हार्मोनल प्रॉब्लम है. ओके. इसका जो मेन इशू है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिससे डायबिटीज़ वगैरह भी होती है आगे. तो ये समझाने के लिए चेंज किया गया कि इसमें लाइफस्टाइल का सबसे ज़्यादा रोल है, वेट रिडक्शन का रोल है, डाइट कंट्रोल का रोल है, एक्सरसाइज का रोल है, और सिर्फ अल्ट्रासाउंड में वो सिस्ट देख के नहीं सोचना है कि इसकी ट्रीटमेंट वहाँ है. और लाइक आई सेड कि इसमें मेन प्रॉब्लम एग बनने की होती है. सो दैट इज़ हाउ इट एड्स टू इनफर्टिलिटी, कि एग ठीक से बन के रिलीज नहीं हो रहा है हर मंथ जैसा होना चाहिए, एंड वो इकट्ठे होते जा रहे हैं छोटे छोटे, जो सिस्ट की अपीयरेंस दे रहे हैं. क्या ये कहना सही होगा, बिकॉज जितनी देर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग जब इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, या जैसे अभी हमने पीसीओएस पीएमओएस की बात करी, एंड ऑफ द डे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बहुत ज़्यादा लेना देना आपकी लाइफस्टाइल से है, डेफिनेटली है. राइट. बिकॉज बहुत बार मैं आपको बताऊंगी कि हमारे साथ ऐसा भी होता है कि पेशेंट बहुत साल से ट्रीटमेंट ले रहा है, हमने उसको ओवुलेशन इंडक्शन, पहले एग बनाने की मेडिसिन दी, फिर हम आईयूआई पे भी गए, फिर मे भी हमने आईवीएफ भी किया, बट कुछ इनफर्टिलिटीज अनएक्सप्लेन्ड होती हैं कि कोई कारण ऑब्वियसली दिख नहीं रहा है, बट फिर भी कंसेप्शन नहीं हो रहा है. तो ऐसे पेशेंट्स कई बार तब कंसीव कर जाते हैं जब वो सब कुछ छोड़ चुके होते हैं. समटाइम्स दे गो बैक होम एंड व्हेन दे हैव लॉस्ट होप ऑल्सो, क्योंकि स्ट्रेस चला जाता है.
एंड वो हर महीने वो सोच नहीं रहे हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट ऑल्सो वर्क्स. तो हम इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में कैसे यूज़ करते हैं, हम 2-3 साइकिल्स ऑफ ट्रीटमेंट के बाद 1-2 महीने का वैसे ही रेस्ट दे देते हैं. तो पेशेंट को भी जस्ट टेल देम कि चलो अभी हम सिर्फ ये माइनर मेडिसिन देंगे एंड वील थिंक ऑफ समथिंग एल्स नेक्स्ट टाइम. मैनी अ टाइम्स पेशेंट्स विल कंसीव ड्यूरिंग दैट ऑल्सो. तो चाहे पेशेंट को लगता है कि बिना कुछ करे हो गया, बट एक्चुअली इट्स अ स्ट्रैटेजी. ओके. और ये ICSI क्या होता है? Yeah, that is what I said. ICSI, आप उसको intracytoplasmic. बोलते Yeah, हैं. Okay. ICSI we call in a short form. तो उसमें वही है कि एक स्पर्म एक्चुअली उठा के एग में डाला जाता है, सो दैट वी आर इंश्योरिंग कि फर्टिलाइज भी हो रहे हैं. वी आर नॉट लीविंग इट टू चांस कि वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे. ओके. एंड सक्सेस रेट किस में ज़्यादा आपको दिखता है? ICSI में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मे बी 5-10%. एंड नाउ डेज एवरी वन इज़ डूइंग एटलीस्ट 50% एग्स का ICSI, क्योंकि Okay. वी आर नॉट लीविंग इट टू चांस. क्योंकि कुछ केसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन फेलियर भी आ जाते हैं कि एग्स और स्पर्म्स इकट्ठे कर भी दे फिर भी वो मिले नहीं. और इसमें एज का कितना लेना देना? एज का एक्चुअली एग क्वालिटी उस साइड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. ओके. तो धीरे धीरे आफ्टर लाइक तभी मैंने कहा था लेट 20s विल बी द बेस्ट टाइम, क्योंकि 30 के बाद थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, जैसे ऊसाइट एज करता है. एंड 35 के बाद और डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. 40 के बाद काफ़ी कम हो जाता है. तो समटाइम्स वी एक्चुअली हैव टू एडवाइज फॉर अ डोनर एग ऑल्सो. अच्छा. तो थर्ड पार्टी भी करना पड़ता है हमें कि आपके अपने एग्स में नॉट बी सो गुड, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हैविंग क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स में ऑल्सो इंक्रीज. तो फिर ऐसे केसेस में कई बार हमें डोनर एग भी सजेस्ट करना पड़ता है फ्रॉम अ यंगर फीमेल. मैम, हमने डिटेल में बहुत सारी बातचीत करी और एक चीज़ हमारे को समझ आई है कि लोगों के मन में कन्फ्यूजन्स भी बहुत सारी होती हैं, मिथ्स बहुत सारी होती हैं. प्लस बेशक हम एक पॉडकास्ट में बैठ के ये चीज़ कह रहे हैं कि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल रही होती है. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक एट हीलिंग टॉक्स वी मेक श्योर दैट वी ओनली इनवाइट एक्सपर्ट डॉक्टर्स, ओनली इनवाइट मेडिकल एक्सपर्ट्स, सो दैट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी ऑडियंस को जो इन्फॉर्मेशन जा रही है हीलिंग टॉक्स के थ्रू, वो बहुत ही सर्टिफाइड हो. और यहाँ पे हम लोग नुस्खों की बातें नहीं करते, यहाँ पे हम लोग टोटके नहीं बताते लोगों को. सो मगर क्योंकि नुस्खे और टोटके मार्केट में बहुत हैं, इसलिए देयर इज अ सेगमेंट कॉल्ड मिथ वर्सेस फैक्ट्स. तो आपको थोड़ा सा क्विकली आंसर करना है. जहाँ आपको लगे डिटेल में बताना है तो ज़रूर डिटेल में बताइएगा, क्योंकि हमारा पर्पस एंटरटेनमेंट नहीं, लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना है. सो इज देयर एनी ट्रूथ टू बिलीव दैट IVF babies are less natural? No. Not Are at all. IVF babies genetically different? No, they're not genetically different. It's the same couple's genes that have been used. Okay. What does the scientific evidence show? No, all studies are showing they grow as normally as natural babies. From growth to school performance, सब कुछ बिल्कुल normal है और natural है. Nothing to worry there. People say IVF always results in twins. Why does this myth still exist? ऐसा नहीं है. It's not the same now. अब हम काफ़ी सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की तरफ जा रहे हैं, बट चांसेस ऑफ हैविंग ट्विंस कंपेयर टू नेचुरल आर हायर इन IVF, ऑलमोस्ट 20%, क्योंकि वो हम सिंगल भी दें तो भी डिवाइड कर सकता है. बट ऑलवेज ट्विंस इज अ मिथ. What is single embryo transfer? एक ही एम्ब्रियो. अर्लियर क्या होता था, पहले day 3 मतलब स्मॉलर एम्ब्रियोज वर बीइंग ट्रांसफर्ड, तो डर होता था कि वो इम्प्लांट करेगा कि नहीं करेगा, तो 2 या 3 डालते होते थे. बट Okay. नाउ वी आर ग्रोइंग देम टू Got it. day 5, तो हम सिंगल ही ट्रांसफ़र प्रेफर करते हैं इन मोस्ट केसेस. How often are male factors involved in infertility? Almost 30%, so that's 1/3. Why is it important to evaluate both partners? Because एम्ब्रियो बनाने के लिए स्पर्म और एग चाहिए, तो वी कांट लीव दैट 50% विदाउट इवैल्यूएशन. Can younger couples need IVF too? Yes, for indications like suppose tuberculosis हुआ, tubal block है, tubal factor है, some cases of PCOS, मेल फैक्टर, एज़ोस्पर्मिया है, किसी वजह से जेनेटिक्स की वजह से या हार्मोन्स की वजह से स्पर्म्स नहीं बन रहे हैं, सो they will require IVF. How much does stress actually impact fertility? A lot. It has a pervasive role in everything. चाहे hormonal imbalance है, चाहे relations करना है at the right time. So stress and sleep, diet, all Can three stress of them. alone cause infertility? Not alone. It has a more of additional collaborative feature with other things.
And what are the most common fears patients have about IVF? कि बहुत सारे इंजेक्शंस लगेंगे, बॉडी पे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आएगा, एंड देन ऑफ कोर्स कम्स द कॉस्ट। और जिस तरह आपने बताया कि ये नेचुरल तो होगा, इसमें कोई जेनेटिक इश्यूज ये नहीं होंगे। सो दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस जो हमें आते हैं पेशेंट से। एक चीज़ जो कॉमनली सुनने में लोगों को मिलती है और एंड ऑफ द डे उस चीज़ का जवाब नहीं होता, और ये सिर्फ इस चीज़ में नहीं, एक हम लोग टर्म यूज़ करते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान है। हाँ एंड ये हम बहुत सारी चीज़ों के लिए लाइफ में यूज़ करते हैं, एंड IVF के लिए भी लोग ऐसा बोल देते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान है। हाँ, क्या जवाब है आपका इस चीज़ पे? नहीं लॉन्ग टर्म में नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि अब ऑलमोस्ट 30-40 ईयर्स हो चुके हैं IVF को आए हुए, तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, क्योंकि हर साइकिल में जो इंजेक्शंस मिले या जो एग्स बने या जो निकले, उसका इफेक्ट वो 1-2 साइकिल में ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यू आर बैक टू योर नॉर्मल सेल्फ। तो एज सच इन इंजेक्शंस का या ट्रीटमेंट्स का हम सिर्फ नॉर्मली जो एक एग बन रहा था, हम सिर्फ बहुत सारे एक साथ बना रहे हैं। तो वो 1-2 साइकिल में जो इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स माइनर रहेंगे वो रहेंगे। एज सच लॉन्ग टर्म में इनका कोई मे बी रिलेटेड टू कैंसर और हैविंग सिस्ट्स और एनीथिंग, ऐसा कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट IVF पर से का नहीं है। पर जो उनका फैक्टर है पहले से इनफर्टिलिटी का, उसकी वजह से जो चेंजेस हो रहे होंगे बॉडी में वही होंगे। नॉट द IVF प्रोसीजर पर से विल हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। Right. उसके जो भी साइड इफेक्ट्स होंगे रिलेटेड टू द इंजेक्शंस या स्टिमुलेशन, वो 1 to 2 months तक ही लिमिटेड रहेंगे। ऑफ कोर्स आप कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर मेडिकल असिस्टेंस लेने के लिए जाओ तो उसके बारे में समझो, पढ़ो, और जितने आपके दिमाग में मिथ्स हैं उनको क्लियर करवाओ। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट कहीं ना कहीं वी मस्ट ऑलवेज कंपेयर इट टू द थिंग्स दैट वी यूज एंड डू इन डेली लाइफ्स। लाइक बिफोर स्मोकिंग पीपल विल नॉट थिंक कि इसके क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं या इसके क्या शॉर्ट टर्म इफेक्ट हैं, मगर IVF से पहले वो पूरी एकदम डिटेल जानकारी, जहाँ पे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर आपके साथ इन्वॉल्व है या एक नहीं मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं, बट वाइल स्मोकिंग, वाइल हैविंग ड्रिंक्स इन अ पार्टी, वाइल कैजुअली हैविंग जंक फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग, तब शायद लोग लॉन्ग टर्म इफेक्ट और उतना क्रिटिकली एनालाइज नहीं करते। ये तो हम मेडिसिन के साथ भी देखते हैं। यू नो, जी। यू गो टू एनी डॉक्टर, कोई भी मेडिसिन लिखो, पहली चीज दे विल आस्क इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। दे माइट बी डाइंग राइट। बुखार से और सर दर्द से, बट दे विल आस्क। सो आई थिंक वो थोड़ा सा एक एलोपैथी का वो इशू है। बट कंसिडरिंग ऑल द स्टडीज, एवरीथिंग दैट हैज बीन डन टिल नाउ, तो ऐसा कोई लॉन्ग टर्म वरीसम साइड इफेक्ट्स मे बी लाइक कैंसर और एनीथिंग नहीं देखा गया है। बाकी ये जो जिन प्लेजर्स की आपने बात की, ये हेडोनिक प्लेजर्स होते हैं, ये एकदम से किक देते हैं, तो इनको लेने से पहले लोग इसलिए ज़्यादा देर सोचते नहीं है, बिकॉज दे आर गिविंग देम सॉर्ट ऑफ प्लेजर। तो हम जो समझाते हैं वही कहते हैं कि यू वांट अ बेबी, the ultimate result which is going to give you a lot of pleasure. So उसके लिए फिर ये थोड़ा सा discomfort discomfort लेके लेना भी आएगा पड़े life तो में। it's Right. fine. And I think one thing that I have somehow always knew but sort of tried to establish and understood it in much more clearer way कि आपकी lifestyle habits जो हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है towards being able to conceive या फिर नहीं, फिर चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। हाँ, लाइफस्टाइल जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल थिंग्स लाइक अ हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, एडिक्वेट प्रोटीन, एडिक्वेट यू नो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसमें मिनरल्स, वाइटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स ये सारे कंप्लीट होने चाहिए, एडिक्वेट हाइड्रेशन, पानी रेगुलर पीना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी कम टू थिंग्स लाइक चाय, कॉफ़ी, वो एडिक्शंस अगर दिन में 4-5 कप चल रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। ऑल ऑफ देम आपकी एग की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं दीज थिंग्स, तो वहीं से कट डाउन शुरू होना है। देन ऑफ कोर्स स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग यूज़, दीज आर अ बिग नो इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर फर्टिलिटी। एंड वही जैसे मैंने पहले कहा, ऐसा नहीं है कि अब अभी तो मैं मैरिड नहीं हूँ, अभी मैं कुछ भी कर लूँ एंड देन 4-5 साल बाद जब शादी करेंगे तब देखेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी इन योर माइंड कि दिस इज़ गोइंग टू आपकी पूरी हेल्थ को वो ख़राब कर सकते हैं, तो पहले से ही इन पे कट डाउन शुरू करना है। देन स्लीप एंड स्ट्रेस, इनका तो वी कांट एम्फसाइज मोर। ऑफ कोर्स होता क्या है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस नेचुरली आ जाता है जी। जब आप हर महीने यू आर लुकिंग एट वो प्रेगनेंसी टेस्ट, सिंगल लाइन, फिर पीरियड्स आ गए, तो माइंडफुलनेस टेक्निक्स हैं, यू नो, यू मे नॉट नेसेसरीली ऐसे साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बट माइंडफुलनेस टेक्निक्स फॉलो कर सकते हो, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा कपल थेरेपी, इकट्ठे गेम्स, यू नो, प्लेइंग समथिंग टुगेदर, डूइंग वर्क टुगेदर, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी समटाइम्स हेल्प
in your daily small changes in the lifestyle also Right. help. ये पॉडकास्ट देख सकते हो समझने हाँ, के लिए एक साथ बैठ definitely. के लेट्स हैव अ क्विक रैपिड फायर अबाउट अंडरस्टैंडिंग फ्यू थिंग्स हियर Okay. IVF in one word, Hope. one fertility myth you wish would disappear forever. कि मेल पार्टनर का कोई रोल नहीं है. Most underrated fertility habits. Good diet and sleep. Best age to start learning about fertility. Maybe the late 20s. उसके पहले enjoy your life. Without alcohol and हाँ, smoking. without alcohol and smoke. One thing every couple should know before starting IVF. That it's going to be a little long road, so patience and trust have to be there. Message to someone nervous about their first consultation. That doctors are here to help you, and they will be with you with whatever treatment you're going to go through. And then I think we have a lot of hope and a lot of medications and treatments available, so they should just have some trust on us. मैम इसमें से एक सवाल का मैं थोड़ा सा डिटेल में आपसे समझना चाहूँगा कि क्या आप चाहते हैं कि व्हाट डू यू विश एवरी पेशेंट न्यू बिफोर बिगिनिंग दिस जर्नी ऑफ IVF. Of IVF कि सी जो myths और वो हैं we would like to allay them. ठीक है कि now that you need IVF because of whatever reason of infertility that has come up, ठीक है, you should understand that it may be a little painful, it may be a little extended compared to the other treatments, जी. it may be slightly costly also, but the babies you will have are going to be perfectly natural. कोई आपको लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट इसके नहीं है. वंस इट इज़ डन यू डू नॉट नीड टू वरी कि मैंने पता नहीं क्या कर लिया. सो एंड द डॉक्टर इज़ गोइंग टू बी देयर विद यू फॉर वट एवर जर्नी दैट यू आर गोइंग टू गो थ्रू. Whatever little side effects, whatever apprehensions you have, we are going to be there with you. And it's going to be a common kind of journey, and Right. you won't have to face it all alone. So I think that's the message which should go out. Ma'am, at the end of the day, you know, and I know, a lot of our people in the audience know कि ये एक कपल और एक डॉक्टर के बीच के सुझाव से हुआ हुआ लेने जाने वाला डिसीजन है. मगर एक रियलिटी ये भी है दैट फैमिली प्रेशर इज देयर. इन लॉज का प्रेशर या अपनी फैमिली का प्रेशर या कंपैरिजन्स वाले प्रेशर जिनकी आपने बात करी. हम लोगों की लाइफस्टाइल में देयर इज लॉट ऑफ सपोर्ट and there is a lot of stigma and pressure that comes from the families and friends. What is that one advice you would like to give those family members and friends to support any of their couple friends or family members अगर वो IVF कंसिडर करना चाह रहे हैं या फिर वो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनके साथ के परिवार के लोगों को, दोस्तों को आप क्या कहना चाहोगे? To leave them alone for a while. Perfect. Yeah, so just let them follow what the जी. doctor is saying. जी. ज़्यादा अपने नुस्खे बीच में ना नहीं डाले बिकॉज इट कन्फ्यूजेज देम. फिर पेशेंट Right. बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ फॉलो करे कि वहाँ फॉलो करे. सो आई थिंक मे बी गिव सम टाइम, कम से कम 6 महीने उन्हें दे दें. फिर नहीं हो रहा होगा देन दे कैन ब्रिंग इन वट एवर दे वांट टू डू. Right. So I think family pressures, I don't know we can change that or not, but that is one thing which needs to be changed. Every Yes. couple should be allowed to go through this journey at their own pace. Correct. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अभी शादी हुई है और दूसरे की भी हो गया है तो दे शुड स्टार्ट वरिंग. ऐसा नहीं है. हाँ, अपनी एज देखें, अपनी हेल्थ देखें. व्हेन दे आर रेडी फॉर द बेबी Right. दे शुड बी प्लानिंग. और डराना कम चाहिए आसपास के प्रेशर लोगों देना को. कम चाहिए. हाँ. आजकल लोगों की शादी होती है और साथ के साथ लोग आफ्टर सम टाइम उनको कब प्लान Yes, कर कब रहे हो, plan कर क्या रहे है. हो, वो अभी भी चल रहा है in Right. spite And of I think this culture advancement. needs to be changed. This needs to Absolutely be changed. They should be given their time. Their rather एक पेशेंट मेरे पास बहुत ही यंग कपल, द फीमेल इज barely 22 years. तो वो ऐसे आए थे कि हमें प्रेगनेंसी करनी है. तो आई वाज लाइक कि अभी 1-2 साल तो आप you've just got married. Right. You can think about knowing each other first. बिल्कुल. And but then their pressures, so we had to give them treatment, and then she conceived also within 6 months. But then ठीक है, once they understand that this is what they want, then it is fine. It should not be just कि पीछे से प्रेशर आ रहा है, ससुराल वालों का है या मायके वालों का है, वो नहीं होना चाहिए. And definitely age जो हम कहते हैं कि the clock is ticking, तो 30 के बाद थोड़ा सा
फास्टर प्लानिंग कर लेना चाहिए। ये जो हमने आखिरी के 1 से 1.5 मिनट में बात करी है ना, ये सिर्फ एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने इस पूरी कॉन्वर्सेशन में एक चीज़ समझी कि स्ट्रेस, सोसाइटी का प्रेशर, स्टिग्मा, ये सब चीज़ें आपकी फर्टिलिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। सो हमने बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल एक तरीके से थोड़े से ह्यूमर के टच के साथ इसके बारे में बात की, मगर रियलिटी ये है कि अगर आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में इफ़ समबडी इज़ रिसेंटली मैरिड और वो लोग अभी बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं या फिर उन्होंने बहुत टाइम से नहीं करा है, स्टॉप आस्किंग सच क्वेश्चंस टू पीपल एंड बी द सपोर्ट जो एक फैमिली और फ्रेंड का ज़रूर होना चाहिए। और डॉक्टर जपलीन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द हीलिंग टॉक्स। थैंक यू, आई हैड अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच। आज हमने बहुत सारी नई बातें समझी हैं, थैंक्स टू आई यू। होप दे आर बेनिफिशियल, जो भी वॉच कर रहा है Absolutely. सबको कुछ फ़ायदा हो इससे, एब्सोल्युटली, एटलीस्ट कुछ मिथ्स हम कर पाए हों, कुछ एंग्जाइटी Hopefully. कम कर पाए हों। होपफुली। मेरे को लगता है कि इवन इफ वी हैव ट्रिगर्ड अ थॉट इन सिंगल माइंड, हमारा इस पॉडकास्ट को करने का जो पर्पस था वो पूरा हुआ है। और अगर आपको कोई भी ऐसी बात लगती है जो आप समझना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर हमसे कोई गलती हुई है, आपको लगता है कि हमने कुछ गलत कह दिया या बोल दिया, तो चांसेस हैं कि हम बोल सकते हैं, उसको भी मेंशन कीजिए। वी विल डेफिनेटली मेक श्योर कि हम वैसा कुछ ना करें। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप एक पर्टिकुलर तरह के डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, या उनके साथ आप चाहते हैं कि हीलिंग टॉक पे पॉडकास्ट हो, तो डू मेंशन दैट एज वेल इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब।